हेलो डियर स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आपका वेलकम है आपके अपने चैनल स्टडी स्मार्ट वाला पे। आज की जो वीडियो है वो क्लास 10 के लिए बायोलॉजी। सो टुडे वी विल बी स्टार्टिंग आवर न्यू चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, सेकंड चैप्टर ऑफ योर सिलेबस। देखिए, अच्छा चैप्टर है, थोड़ा सा कुछ डेप्थ में पढ़ने को मिलेगा आपको इस चैप्टर में। ठीक है, ब्रेन के बारे में। तो स्टे ट्यून्ड विद मी। मैं हूं आपका मेंटर विश्वराज। तो शुरू करते हैं आज की क्लास कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के साथ। देखिए, पहले आप अपनी स्क्रीन पे देखिए, आपको दो वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो हमारे चैप्टर का जो नाम है वहीं से हमारी क्लास शुरू हो जाती है कि व्हाट डू दीज टू वर्ड्स मीन। तो व्हाट इज कंट्रोल एंड व्हाट इज कोऑर्डिनेशन। देखिए, अगर मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में बोलूं कि बच्चों, यू आर सपोज टू पिक योर स्मार्टफोन से, फॉर एग्जाम्पल आपको अपना स्मार्टफोन उठाना है। मान लीजिए वो कहीं रखा हुआ है टेबल वगैरह के ऊपर, एंड यू आर asked or you want to pick your phone, तो what will you do? आप अपना हैंड उस फोन तक लेके जाओगे और उसको उठाओगे। ऐसा तो नहीं होता कि आपका हाथ आगे स्लिप कर गया, कि फोन पीछे रह गया और हाथ आगे चला गया। या ऐसा तो नहीं होता कि फोन आगे रखा था और आपने अपना हाथ पीछे ही रख लिया कि फोन के पास जा रहा है। नहीं। तो क्या हो रहा है कि आप अपने हैंड की मूवमेंट्स को बड़े ही कंट्रोल्ड वे में इस तरह से कंट्रोल कर रहे हो कि वो पर्टिकुलरली आपका जो गोल है, यानी कि जब आप जो फोन आपको दिखाई दे रहा है वो आपने पिक करना है। सो जितनी भी मूवमेंट्स है वो क्या हो रही है, कंट्रोल्ड मूवमेंट्स है। कि ना तो वहां पे ओवर शूटिंग है और ना ही वहां पे आप बोलते हो कि आपके गोल से पहले ही आपने एग्जीक्यूशन कर दिया, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, ओवर शूटिंग होती है कि मान लीजिए फोन पीछे रह गया और आपका हाथ आगे चला गया, तो उसको बोलते हैं ओवर शूटिंग। तो ऐसा नहीं है, कि ऐसा नहीं होता है। नॉर्मल केसेस की बात कर रहा हूँ, अनलेस अंटिल देयर इज अ ब्रेन डैमेज और किसी तरह कोई, मान लीजिए कोई नर्वस डिसऑर्डर है, वहां पे आपको ये चीजें देखने को मिलेगी। बट हम बात करें नॉर्मल ह्यूमन बींग्स की, तो वहां पे जितनी भी मूवमेंट्स होती हैं वो क्या होती है, कंट्रोल्ड होती हैं। अब आते हैं दूसरे वर्ड पे जो कि है कोऑर्डिनेशन। अब देखिए, इसी एग्जाम्पल में जब मैंने आपको बोला कि आपको अपना स्मार्टफोन पिक करना है जो कि टेबल पे रखा हुआ है, तो उसमें क्या कौन कौन से आपके जॉइंट्स या बॉडी पार्ट्स काम कर रहे हैं। देखिए, सपोज यू आर गोइंग टू लिफ्ट योर शोल्डर। आप अपना शोल्डर लिफ्ट करोगे, यू विल एक्सटेंड योर एल्बो, आप अपने एल्बो को सीधा करोगे। देन आपकी रिस्ट की मूवमेंट्स होंगी। देन आप जब उस फोन को पिक करने जाओगे तो फिंगर्स की आपकी ग्रिपिंग होगी। ठीक है, तो देखिए, एक गोल को अचीव करने के लिए कितने सारे बॉडी पार्ट्स काम कर रहे हैं। तो वो सारे काम जो बॉडी के पार्ट्स कर रहे हैं, अगर वो सारी की सारी मूवमेंट्स एक सिंक्रोनाइज्ड वे में हो, ध्यान रखो मैंने क्या बोल रहा हूं, सिंक्रोनाइज्ड वे में हो, कोऑर्डिनेशन। तो व्हेन ऑल द मूवमेंट्स आर इन सिंक्रोनाइज्ड वे, मतलब एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और कंट्रोल्ड मैनर में है, तभी आप क्या बोलोगे कि जो आपकी मूवमेंट्स हैं वो कैसी हैं, कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स है। ठीक है, व्हेन ऑल द मूवमेंट्स आर synchronized synchronized in such a way that the goal can be achieved। ठीक है, ऑल दी बॉडी मूवमेंट्स, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो जो जहां पे बहुत सारी मूवमेंट्स इकट्ठी हो रही हो, ठीक है, वेयर देयर आर लॉट ऑफ मूवमेंट्स, बॉडी मूवमेंट्स आर टेकिंग प्लेस, बट जो रिस्पॉन्स है वो एक गोल पर्टिकुलर सेट है, द बॉडी को वो गोल अचीव करना है, तो वो उसकी सारी जितनी भी मूवमेंट्स होंगी उनको हम क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स होंगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप फोन उठाने गए थे, एल्बो मना कर दे, नहीं मैं तो एक्सटेंड नहीं करूंगी, और शोल्डर बोलता ठीक है मेरे को तो वो फोन उठाना है, तो ऐसा नहीं होता है। तो जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं वो एक दूसरे से सिंक्रोनस वे में काम करते हैं। ठीक है, जब कोई भी कभी भी कोई स्टिमुलस मिलता है तो सिंक्रोनाइज मूवमेंट्स होती है। अब देखिए, मैंने एक नया वर्ड यूज किया है, स्टिमुलस। तो इसको भी देख लेते हैं, स्टिमुलस क्या होता है। अब देखिए, आपकी बॉडी में जो मूवमेंट्स हो रही हैं, ठीक है, इन मूवमेंट्स के लिए कोई ना कोई चीज रिस्पॉन्सिबल है, कोई ना कोई ऐसा एजेंट रिस्पॉन्सिबल है जिसकी वजह से बॉडी मूवमेंट शो कर रही है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अगर जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि अभी आपने फोन उठाना है आपकी टेबल से, तो वो एक अंदर से विश थी कि आपको फोन उठाना है। हो सकता है कि आपके दिमाग में कुछ चल रहा हो कि मेरे को किसी ने कॉल किया होगा या मेरे को मैसेज वगैरह चेक करने हैं। ठीक है, तो वो एक स्टिमुलस है। ठीक है, तो स्टिमुलस कैन बी फिजिकल, इट कैन बी केमिकल, एंड इट कैन बी बायोलॉजिकल ऑल्सो। ठीक है, देखिए, तो स्टिमुलस क्या है, any agent any agent which uh, make the body or organism, कोई भी वर्ड यूज कर लीजिए, organism
टू रिस्पॉन्ड, टू रिस्पॉन्ड, ठीक है। उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए अगर कोई एजेंट फोर्स कर देता है तो हम उस एजेंट को क्या बोलेंगे बेटा? स्टिमुलस। तो स्टिमुलस कैन बी, इट कैन बी, इट कैन बी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल, ठीक है बच्चों, तीनों तरह का स्टिमुलस। अब जरा ध्यान दीजिए, मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको समझाने के लिए। आप यू वर वॉकिंग, नॉर्मली यू वर वॉकिंग, सडनली आपके जो पैर की हील है, जो हील है आपका फुट का हील, उसमें आपको प्रिकिंग सेंसेशन आती है, ठीक है। कि मान लीजिए कोई नीडल पड़ी थी, वो नीडल आपको एकदम से चुभती है नीचे से, तो आपको वो क्या था, आप अपना पैर एकदम से हटाते हो वहां से, ठीक है। मान लीजिए कोई कांटे वाटे पड़े थे, तो वो आपको एकदम से प्रिक करते हैं, यू सडनली रिमूव योर फूट फ्रॉम दैट प्लेस। वो जो था कि आपने अपना पैर हटाया वहां से, वो क्या था? वो रिस्पॉन्स था। लेकिन वो रिस्पॉन्स किस एजेंट की वजह से हुआ? वो नीडल या वो थॉर्न जो कि रास्ते में पड़ा हुआ था। तो वो क्या था? वो एक फिजिकल एजेंट है, ठीक है। फिजिकल स्टिमुलस है, फिजिकल स्टिमुलस। अब आते हैं हम केमिकल स्टिमुलस में। देखिए, केमिकल स्टिमुलस का सबसे अच्छा एग्जांपल है आपकी बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, क्योंकि हार्मोन्स क्या होते हैं? हार्मोन्स भी एक तरह का केमिकल स्टिमुलस है, जो कि आपकी बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं, उनको किसी तरह से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो क्या करता है? उनको फोर्स करता है कि किसी पर्टिकुलर एक्शन के लिए, ठीक है, किसी पर्टिकुलर एक्शन के लिए वो हार्मोन्स उनको क्या करते हैं? एक तरह से स्टिमुलेट करते हैं। तो ये वो क्या है? स्टिमुलस है। कैसा स्टिमुलस है हार्मोन? एक आपका बायोलॉजिकल, सॉरी, केमिकल स्टिमुलस है, ठीक है। देखिए, जैसे कि हमने फिजिकल में एग्जांपल किसका दिया था? नीडल, नीडल का, ठीक है। केमिकल स्टिमुलस में मैंने आपको एग्जांपल दिया किसका? फॉर एग्जांपल हार्मोन्स, ठीक है। और आप कोई भी ड्रग्स वगैरह लेते हो तो वो भी आपके लिए केमिकल स्टिमुलस ही है, ठीक है। तीसरा हमने बात की है बायोलॉजिकल की। अब देखिए, बायोलॉजिकल की कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि आपकी बॉडी में एक तरह से रिस्पॉन्स ले आए, तो वो क्या हो जाएगा? बायोलॉजिकल स्टिमुलस हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी बैक्टीरिया, कोई वायरस, ठीक है, और कोई भी आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पैथोजेंस हो सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, इनके लिए आप वैक्सीन वगैरह लेते हो, तो वो वैक्सीन भी क्या है? एक तरह का बायोलॉजिकल स्टिमुलस है, जो कि आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स को जनरेट करवा रहा है, ठीक है। तो स्टिमुलस वर्ड क्लियर हुआ। एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ले देता हूँ, कोई भी बैक्टीरिया, वायरस एटसेट्रा, वायरस और कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो ये सब क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे आपके बायोलॉजिकल स्टिमुलस, ठीक है। इज इट क्लियर? तो हमने यहाँ तक पढ़ा बेटा कि कंट्रोल क्या होता है, कोऑर्डिनेशन क्या होता है और स्टिमुलस क्या होता है। अब देखिए, एक टर्म जो कि इन्हीं से लिंक्ड है, वो क्या है? जिसको हम बोलते हैं रिस्पॉन्स। अब देखिए, जब स्टिमुलस था तो रिस्पॉन्स दिखाया बॉडी ने, ठीक है, रिस्पॉन्स। तो रिस्पॉन्स क्या है? एक्शन ऑफ द बॉडी, एक्शन ऑफ द organism towards stimulus, सिंपल, ठीक है। स्टिमुलस के अगेंस्ट में जो भी बॉडी ने रिस्पॉन्स शो किया है, ऑर्गेनिज्म ने जो रिस्पॉन्स शो किया है, उसको हम क्या बोलते हैं? रिस्पॉन्स, ठीक है। अब चार वर्ड क्लियर हो गए। अब देखिए, हम बात करते हैं ह्यूमन बॉडी की, ठीक है, कि हमारे अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म या एनिमल्स की बात कर लीजिए, नॉर्मली एनिमल्स के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कौन कर रहा है, ठीक है। तो जो एनिमल्स, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, ठीक है। अब इसमें देखिए, अब एनिमल्स के अंदर जो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन है, उसके लिए दो चीजें रिस्पॉन्सिबल है। कौन कौन सी? या तो वहां पे कोई नर्वस सिस्टम होगा, ठीक है, नर्वस सिस्टम, या फिर वहां पे कोई ना कोई केमिकल मैकेनिज्म होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? एंडोक्राइन सिस्टम, या फिर हार्मोनल सिस्टम भी बोल सकते हैं। अब देखिए, ये क्या है, इनको समझने की कोशिश करते हैं। नर्वस सिस्टम आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो क्लास 9th के अंदर, जहां पे आपने पढ़ा था नर्व सेल के बारे में, कि न्यूरॉन्स के बारे में, ठीक है। तो हमारे नर्वस जो ऑर्गेनिज्म होती है एनिमल्स की, वहां पर नर्वस सिस्टम होता है। ये ऐसा पर्टिकुलर सिस्टम है जो कि आपकी बॉडी की मूवमेंट्स को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है, ठीक है। देखिए, कोई भी एक्शन करने के लिए किस चीज की जरूरत है? कोई भी अगर एक्शन होना हो तो उसके लिए किसकी जरूरत है? किसी मसल वर्क की जरूरत है, मसल वर्क। लेकिन ये मसल वर्क करवाएगा कौन? इसके लिए कौन इम्पल्स जनरेट करेगा? कौन इसको ऑर्डर देगा, भाई ठीक है तुम मसल्स को कोई काम करना है? तो वो कौन है? वो नर्व्स है, नर्वस सिस्टम,
इज इट क्लियर? तो नर्वस सिस्टम कहता है मसल्स को किसी भी काम के लिए। इज इट क्लियर? अब देखिए दूसरा क्या है, एंडोक्राइन सिस्टम। ये एंडोक्राइन का मतलब क्या है कि ग्लैंडुलर सिक्रीशंस, और वो कौन से, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे हार्मोन्स की। समझ में आया? हार्मोन्स की। तो हार्मोन्स में क्या होगा कि वो केमिकल सब्सटेंसेस है जो कि आपकी बॉडी के अंदर रिलीज होंगे, और वो आपकी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को किसी तरह से चेंज करेंगे। इन्फ्लुएंस बॉडी मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? सेलुलर एक्टिविटीज। ठीक है, तो आपकी बॉडी में जो भी सेलुलर एक्टिविटीज है उनके ऊपर इन्फ्लुएंस आएगा किसका? हार्मोन्स का। इज इट क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि एनिमल्स के अंदर कंट्रोल कोऑर्डिनेशन के दो रास्ते हैं। एक तो कौन सा? नर्वस सिस्टम, और एक कौन सा है? एंडोक्राइन सिस्टम। इज इट क्लियर? जैसे कि अगर मैं ह्यूमन बॉडी की बात करूं, जो कि हमें डिटेल में ही पढ़ना है यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर, नर्वस सिस्टम को भी आगे हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, चलो उसकी बात हम बाद में करेंगे। एंडोक्राइन सिस्टम भी हमारा, बहुत सारी ग्लैंड्स हमने पढ़नी है जिनके हार्मोन्स के बारे में पढ़ना है, और वो हार्मोन्स कैसे काम करते हैं, उनकी डेफिशिएंसी में या उनके ओवर सिक्रीशन से कौन से डिजीज हो सकते हैं, ये भी हमने इस चैप्टर में पढ़ना है। तो एक्चुअली ये चैप्टर आगे जाके 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। कंट्रोल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, और उसके अंदर हमने पढ़ना नर्वस सिस्टम को और एंडोक्राइन सिस्टम को। ठीक है, चलिए अभी हमने बात की यहाँ पे कंट्रोल कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स की। अब देख लेते हैं कंट्रोल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। अब आप खुद बताओ, क्या आपने कभी किसी प्लांट के अंदर, ट्री के अंदर कभी नर्वस सिस्टम को देखा है? कोई नर्व्स आपने देखी है कि आपको कभी आज तक आपने सुना हो कि उस पेड़ के अंदर या उस प्लांट के अंदर मैंने नर्व्स को देखा है, नर्व सेल है वहां पे, कोई नर्व आपको दिखाई दी? जैसे कि हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर नर्व्स होती हैं, हर एक ऑर्गन के पास, हर एक आपके मसल्स के पास नर्व सप्लाई होती है। ठीक है, बट प्लांट्स के केस में नर्वस सिस्टम एब्सेंट होता है। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? नो नर्वस सिस्टम, नो नर्वस सिस्टम। बट स्टिल ये प्लांट भी कुछ स्टिमुलस के अगेंस्ट में रिस्पॉन्स शो करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लाइट के लिए, फॉर एग्जाम्पल वाटर के लिए, फॉर एग्जाम्पल विंड के लिए, फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर के लिए, किसी भी फिजिकल केमिकल स्टिमुलस के लिए ये प्लांट भी रिस्पॉन्स शो करते हैं। तो भाई उनके पास नर्वस सिस्टम तो नहीं है, तो वो कैसे रिस्पॉन्स शो करते हैं? बिकॉज दे हैव हॉर्मोन्स। तो यहाँ पे क्या है उनके पास? थ्रू हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स दे शो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो अब प्लांट के हॉर्मोन्स को हम क्या बोलते हैं? द प्लांट हॉर्मोन्स आर कॉल्ड, प्लांट हॉर्मोन्स आर कॉल्ड फाइटो हॉर्मोन्स, फाइटो हॉर्मोन्स। ठीक है, क्या बोलते हैं बच्चों? फाइटो हॉर्मोन्स। अब देखिए आज की जो क्लास है वो बेसिकली आपकी इंट्रोडक्टरी क्लास है। ठीक है, तो हम चैप्टर को थोड़ा सा आउटलाइन देके इंट्रोडक्शन दूंगा अभी आप मैं आपको। अब जरा ध्यान से देखिए। अच्छा एक बात भाई, प्लीज मेरे को बीच में इंटरप्ट करना पड़ रहा है, देखिए नीचे लिखा भी हुआ है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए अच्छी लगे, और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ठीक है, आप प्लीज सिंपली वॉच मत कीजिए, हम लोगों को मोटिवेट कीजिए ताकि हम ऐसी ऐसी वीडियोस बना सकें आप लोगों के लिए। तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट। ठीक है, आप जरा ध्यान दीजिए, मैंने बात की कि प्लांट के अंदर नर्वस सिस्टम तो नहीं है बट हार्मोन्स होते हैं, और उन हार्मोन्स को हम क्या बोलते हैं? फाइटो हार्मोन्स बोलते हैं। तो प्लांट के अंदर जो हार्मोन्स हैं, मैं उनके सिर्फ नाम बता देता हूँ, हमने आगे इनको डिटेल में ही पढ़ना है। तो जैसे कि फर्स्ट हार्मोन इज ऑक्सिन, सेकेंड इज गिबरलिन या जिबरलिन, एवर यू वांट टू प्रोनाउंस। ठीक है, गिबरलिन। थर्ड इज साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन। फोर्थ इज इथाइलिन, and fifth is abscisic acid, abscisic acid। ठीक है, जिसको हम ABA भी बोलते हैं। तो बच्चों ये 5 फाइट प्लांट हॉर्मोन्स है जिनको हम क्या बोलते हैं? फाइटो हॉर्मोन्स। एक्चुअली ये वर्ड जो फाइटो है, इस फाइटो का मतलब क्या है बच्चों? प्लांट।
ठीक है, तो कई बार एग्जाम में सिर्फ फाइटो हार्मोन्स लिख के आता है और बच्चे वहां पे कंफ्यूज होते हैं कि फाइटो हार्मोन्स कौन से हार्मोन्स है। तो फाइटो, द वर्ड फाइटो मींस प्लांट, तो वो किसके बारे में पूछ रहा है, प्लांट हार्मोन्स के बारे में पूछ रहा है। कई बार आपको सिर्फ 2 मार्क्स में सिर्फ नेम्स लिखने आते हैं, कई बार वो आपको फंक्शंस के साथ 3 मार्क्स या 5 मार्क्स में भी क्वेश्चन पूछता है फाइटो हार्मोन से। सो ये क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वी विल बी टॉकिंग अबाउट इट इन डिटेल्स, ठीक है, जब इसका नंबर आएगा। अब देखिए यहाँ पे समझ में आया इतना कि प्लांट के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे होगा, थ्रू हार्मोन्स होगा और एजेंट्स के थ्रू होगा, स्टिमुलस के रिगार्डिंग, ठीक है, क्योंकि वहां पे कोई नर्वस सिस्टम नहीं है, तो यहाँ पे मेनली आपके हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए हमें कैसे पता लगेगा कि प्लांट के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हो रहा है, ठीक है, तो उसके लिए आपको कैसे पता लगेगा, मैंने बताया कि हार्मोन्स करा रहे होंगे। अब देखिए जो ये हार्मोन्स है, फाइटो हार्मोन्स कैन ब्रिंग द एक्शन इन द फॉलोइंग 2 मोड्स, ठीक है, 2 तरीके से आपको लगेगा कि प्लांट के अंदर कुछ ना कुछ हो रहा है, ठीक है। द मोड ऑफ एक्शन ऑफ जो हार्मोन है वो देखिए कैसे है, फाइटो हार्मोन्स कैन ब्रिंग चेंजेस इन प्लांट्स इन फॉलोइंग मैनर्स। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको कई बार एग्जाम में पहले पूछ चुके हैं, बोर्ड एग्जाम में, तो मैं यहाँ पे ये लगा रहा हूँ इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्वेश्चन में यही बोलता है कि प्लांट्स डू नॉट हैव एनी नर्वस सिस्टम, स्टिल देयर इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स आल्सो, सो हाउ दिस अकर, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन यहाँ से बताना है कि प्लांट के अंदर कोई वो नहीं है, नर्वस सिस्टम नहीं है, बट दे हैव हार्मोन्स व्हिच आर कॉल्ड फाइटो हार्मोन्स एंड दीज फाइटो हार्मोन्स आर रिस्पांसिबल फॉर द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, ठीक है। तो सॉरी, हाँ जी बच्चों, तो मैंने क्या बताया था कि आपको 2 वेज में वो प्लांट हार्मोन्स काम कर सकते हैं। नंबर वन, नंबर वन देखिए, दे कैन अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ द प्लांट, ठीक है, जो प्लांट के हार्मोन्स है मैं आपको बताऊंगा, ऑक्सिन एंड गिबरेलिन, दे आर बेसिकली ग्रोथ हार्मोन्स, सो दे कैन अफेक्ट बाय अफेक्टिंग द ग्रोथ ऑफ द प्लांट, ठीक है, एंड एज अ रिजल्ट, एज अ रिजल्ट दे कैन शो द मूवमेंट्स, प्लांट मूवमेंट्स, ठीक है, एंड एज अ रिजल्ट पार्ट्स ऑफ द प्लांट may show some movements। और ये जो मूवमेंट्स है इनको हमने बड़े डिटेल्स में पढ़ना है अभी, ठीक है। इन बेसिकली इन मूवमेंट्स को हम 2 में डिवाइड कर देंगे, ट्रॉपिक एंड नेस्टिक मूवमेंट में, ठीक है, तो उसको हम बाद में बात करेंगे। नंबर 2, अब देखिए एक तो हमने बोला कि जो प्लांट हार्मोन्स है ये उसकी ग्रोथ को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और उसकी वजह से प्लांट में कुछ मूवमेंट्स हो सकती है जिनको हम बोलते हैं प्लांट मूवमेंट्स, ठीक है। नंबर 2, दे कैन ऑल्सो अफेक्ट द शेप ऑफ द प्लांट बाय अफेक्टिंग, बाय अफेक्टिंग शेप ऑफ द प्लांट। अब देखिए प्लांट की शेप से क्या मतलब है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपके पास एक पॉटेड प्लांट था, आपने गमले में कोई प्लांट लगा रखा था, गर्मी का टाइम था, आपने उसमें पानी नहीं दिया, ठीक है। अगर आप 2-3 दिन तक उसमें पानी नहीं डालोगे, यू विल नॉट वाटर द प्लांट्स, व्हाट विल यू ऑब्जर्व, यू विल ऑब्जर्व दैट द प्लांट हैज गॉन फॉर श्रिंकिंग, ठीक है, उसके पत्ते मुरझा चुके हैं। और अगर आपने फिर भी उसको प्लांट को पानी नहीं डाला तो वो प्लांट आपका डाई हो जाएगा, मर जाएगा, इट विल डाई ऑफ। तो ऐसा क्यों हुआ, तो जो बीच वाली स्टेज थी जहां पे उसके पत्ते मुरझा गए थे, दैट इज कॉल्ड विल्टिंग, ठीक है, विल्टिंग ऑफ प्लांट। तो विल्टिंग एक्चुअली 2 तरह की होती है, परमानेंट विल्टिंग और आपकी जो टेम्पररी विल्टिंग होती है। देखिए जब प्लांट को पानी नहीं दिया था 1-2 दिन के लिए तो वो मुरझाया था, वो टेम्पररी विल्टिंग थी, बट स्टिल अगर फिर भी आपने पानी नहीं दिया तो वो मर जाता है, उसको बोलते हैं परमानेंट विल्टिंग, ठीक है। विल्टिंग, मैं वर्ड यहाँ पे लिख देता हूँ साइड में, विल्टिंग, ठीक है। तो ये देखिए अब विल्टिंग के टाइम पे जो प्लांट की शक्ल आपने देखी हो, उसके पत्ते मुरझा गए हैं, एक तो प्लांट विल्टिंग वाला प्लांट है और एक आपके पास नॉर्मल प्लांट है, तो आपको उन दोनों की शेप अलग अलग दिखाई दे रही है। तो ये कैसे हुआ, ये इस स्टिमुलस की वजह से हुआ जो कि प्लांट के अंदर दिखाई दिया हमें, ठीक है। तो हमने लिखा बाय अफेक्टिंग द शेप ऑफ द प्लांट, प्लांट सेल्स बाय चेंजिंग the amount of water, amount of water in them,
ठीक है। अब इसको हम पढ़ेंगे आगे, डिटेल्स में पढ़ना में, इसको हम बोलते हैं टर्गर मूवमेंट्स। ठीक है, टर्गर चेंजेस जो कि वाटर की वजह से होते हैं। तो ये देखिए, इतना समझ में आ गया। अब ये टर्गर चेंजेस प्लांट में दो तरह से काम कर सकते हैं, आइदर देयर विल बी स्वेलिंग और देयर विल बी श्रिंकिंग। ठीक है, तो अगर एक्सेसिव वाटर हो गया तो वो स्वेल कर देगी प्लांट सेल। ठीक है, अगर उसके अंदर पानी की कमी है तो वो श्रिंक करेगी, और विल्टिंग जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, दस द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स। अब देखिए जो ग्रोथ प्लांट में हुई है, मैं उसको अगर एक लाइन में बोलना चाहूँ, दस द ग्रोथ ऑफ द प्लांट आर रेगुलेटेड बाय बोथ। कैसे? देखिए, अगर यहाँ पे जो ये दो रीजन मैंने आपको लिखे हैं, यहाँ पे कौन कौन से रीजन है मैं अंडरलाइन कर देता हूँ आपको। प्लांट एज रिजल्ट ऑफ द प्लांट पार्ट अफेक्ट द ग्रोथ, ये तो हार्मोन का हो गया। ठीक है, कि जो हार्मोन रिलीज हुए थे। और यहाँ पर जो वाटर, वो क्या है, वो एक एक्सटर्नल स्टिमुलस है। एक्सटर्नल स्टिमुलस की आपने वाटरिंग की प्लांट की नहीं की, तो चाहे वो हार्मोन्स हो या कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस हो, दे बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लांट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इज इट क्लियर? ठीक है, तो जो प्लांट की ग्रोथ है 10, मैं यहां लिख देता हूं आपके लिए, 10 द ग्रोथ एंड मूवमेंट्स in plants are regulated by both। कौन कौन से बोथ हैं इनकी भी बात कर लेते हैं मैं अलग कलर से, कि एक तो एक्सटर्नल स्टिमुलाई, जिसके अंदर क्या है, इन्वायरमेंटल इन्वायरमेंटल स्टिमुलस, और दूसरा क्या है, इंटरनल स्टिमुलाई। ठीक है, जिसके अंदर कौन से आ जाएंगे, हॉर्मोन्स। तो ये समझ में आ गया बच्चों। जो हॉर्मोन्स होंगे वो क्या करते हैं, जो कि हम ऑलरेडी बता चुका हूं मैं आपको फर्स्ट पॉइंट में, दे कैन अफेक्ट द ग्रोथ एंड, आपकी क्या थी, ग्रोथ एंड मूवमेंट्स। ठीक है, और एक्सटर्नल स्टिमुलाई में इन्वायरमेंटल स्टिमुलस है। इन्वायरमेंटल स्टिमुलस में आपकी, जैसे कि मैंने आपको ये टर्गर चेंजेस का एग्जांपल दिया है वाटर वाला। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका प्लांट के अंदर की कंट्रोल कोऑर्डिनेशन कैसे होता है। तो यहां तक में आई थिंक कोई डाउट होना नहीं चाहिए आपको। तो हमने यहाँ पे डिस्कस किया कंट्रोल के बारे में, कंट्रोल क्या होता है, कोऑर्डिनेशन क्या होता है, स्टिमुलस क्या होता है, रिस्पॉन्स क्या होता है। ठीक है, एनिमल्स में कंट्रोल कोऑर्डिनेशन किस तरीके से हो सकता है, कौन कौन से वेज है वहां पे। और दूसरी बात, फिर हमने प्लांट की बात की, प्लांट के अंदर कैसे होगा। फाइटो हॉर्मोन्स के मैंने आपको नाम बताया, इनको हमें डिटेल में भी पढ़ना है अभी आगे। ठीक है, तो अब देखिए जो आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है प्लांट मूवमेंट्स का। ठीक है, कौन सा है, प्लांट मूवमेंट्स। अब ध्यान से पढ़ना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू हो रहा है, जिसकी मैं सिर्फ आज आपको आउटलाइन दूंगा, प्लांट मूवमेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में फिर हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, प्लांट मूवमेंट्स। तो प्लांट मूवमेंट्स में क्या होता है कि बेसिकली हम प्लांट मूवमेंट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। कैटेगराइजेशन करा देता हूँ मैं आपको आज। ठीक है, तो हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। तो एक तो है वो मूवमेंट जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ है, यानी कि जिनका ग्रोथ से कोई लेना देना नहीं है। और कुछ मूवमेंट्स ऐसी हैं प्लांट की जो कि ग्रोथ ऑफ द प्लांट पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो मूवमेंट्स डिपेंडिंग अपॉन ग्रोथ। ठीक है, और दूसरी कौन सी है, मूवमेंट्स इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ। ठीक है, अब देखिए इसमें हम लोग बात कर सकते हैं, इन्हीं के कुछ दूसरे नाम भी हैं, वो भी आप ध्यान रखिए क्योंकि पेपर में कई बार पूछ सकते हैं। जो ग्रोथ मूवमेंट्स होती है, यानी कि जो ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट्स होती हैं, उनको हम बोलते हैं बच्चों ट्रॉपिक मूवमेंट्स। ट्रॉपिक मूवमेंट। ठीक है, और जो ग्रोथ इंडिपेंडेंट होती हैं, दे आर ऑल्सो कॉल्ड नेस्टिक मूवमेंट्स। नेस्टिक मूवमेंट्स। समझ में आ गया। तो ग्रोथ डिपेंडेंट कौन सी है आपकी, ग्रोथ डिपेंडेंट है आपकी ट्रॉपिक मूवमेंट्स। ठीक है, और जो ग्रोथ इंडिपेंडेंट है वो कौन सी है आपकी, नेस्टिक मूवमेंट है। समझ में आ गया। अब देखिए एक इसको फ्लो चार्ट में बना लीजिए। तो मैं इकट्ठा ही बनवा रहा हूँ आपका।
देखिए प्लांट मूवमेंट हमने बोला कौन सी है आपकी ट्रॉपिक मूवमेंट्स, और दूसरी कौन सी है नेस्टिक मूवमेंट्स। ठीक है, तो ट्रॉपिक मूवमेंट बच्चों आगे फर्दर डिवाइड करेंगे हम लोग, इसी तरह से नेस्टिक को भी करेंगे। तो ट्रॉपिक मूवमेंट्स आपके पास आ जाएगी नंबर 1 फोटोट्रॉपिज्म, नंबर 2 आपकी हाइड्रोट्रॉपिज्म, नंबर 3 जियोट्रॉपिज्म, नंबर 4 आपका कीमोट्रॉपिज्म। ठीक है, तो फोटोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, कीमोट्रॉपिज्म एंड आपका लास्ट में कौन सा रह गया? फोटोट्रॉपिज्म लाइट के लिए हो जाएगा, हाइड्रोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म। तो यही 4 मूवमेंट है बेटे आपकी मेनली। ठीक है, तो ये तो हो गया आपकी ट्रॉपिक मूवमेंट्स। अब जरा ध्यान दीजिए नेस्टिक मूवमेंट्स में। नेस्टिक मूवमेंट्स कौन सी थी? जो कि आपकी ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट थी। ठीक है, इसको ब्रॉडली हम लोग 2 में डिवाइड कर देंगे। एक इसमें थिग्मोट्रॉपिज्म भी लिख लीजिए 5th नंबर पे, थिग्मोट्रॉपिज्म। ठीक है, अब नेस्टिक मूवमेंट कौन सी है जो कि आपकी इंडिपेंडेंट है? किसके इंडिपेंडेंट है? ग्रोथ इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो इसको हम लोग 2 में डिवाइड कर देंगे बच्चों। कौन कौन सी? देखिए नंबर 1 सिस्मोनेस्टिक मूवमेंट, सिस्मोनेस्टिक मूवमेंट्स। ठीक है, फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट वी हैव निक्टिनेस्टिक मूवमेंट, निक्टिनेस्टिक मूवमेंट्स। ठीक है, तो हमने 2 में डिवाइड कर दिया इसको, नेस्टिक मूवमेंट को। अब ये क्या होती है इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, तो टेंशन नहीं लेने का कि सर ये क्या बता दिया आपने आज। ठीक है, तो अभी सिर्फ इनके नेम्स ध्यान रखिए। इसी तरह से देखिए ये जो आपका निक्टिनेस्टिक मूवमेंट था, इसको भी हम आगे फर्दर 2 में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से? ये हो जाएगा बेटा फोटोनेस्टिक मूवमेंट, फोटोनेस्टिक मूवमेंट्स, एंड सेकंड इज योर थर्मोनेस्टिक मूवमेंट, थर्मोनेस्टिक सॉरी थर्मोनेस्टिक मूवमेंट्स। ठीक है बच्चों, तो कौन कौन से हो गए आपके? फोटोनेस्टिक मूवमेंट एंड थर्मोनेस्टिक मूवमेंट। ये किसके सब टाइप है? ये है निक्टिनेस्टिक मूवमेंट के। और जो दूसरा टाइप है नेस्टिक मूवमेंट का वो कौन सा है? सिस्मोनेस्टिक मूवमेंट है। तो ट्रॉपिक मूवमेंट हो गया आपके 5 तरह के, फोटोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, कीमोट्रॉपिज्म एंड थिग्मोट्रॉपिज्म। ठीक है, नेस्टिक मूवमेंट को हमने 2 में डिवाइड किया। कौन कौन से? सिस्मोनेस्टिक एंड निक्टिनेस्टिक। ठीक है, तो नेस्टिक मूवमेंट आपको ये वर्ड्स तो क्लियर हो गए होंगे। मैंने आपको ट्रॉपिक मूवमेंट कौन सा बताया था, ये कौन सी होती है? ग्रोथ डिपेंडेंट, ग्रोथ डिपेंडेंट। और ये कौन सी होती है? ग्रोथ इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट। ठीक है बच्चों, तो आने वाली क्लासेस में हम लोग इनको अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे कि प्लांट मूवमेंट्स क्या होती हैं, कौन कौन सी टाइप्स हैं डिटेल में। ठीक है, आज की क्लास में सिर्फ इतना ही करेंगे। तो वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ कमेंट कीजिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है बच्चों, तो कोई भी डाउट हो प्लीज, कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिख देना। ठीक है, और मैं वहां पे रिप्लाई कर दूंगा आपको। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, बाय बाय।